Hey my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In our previous video lecture, we have discussed the role of liberals and the formation of Zolverein. I hope you all have seen that video. If not, then do check that out. So students, in today's video, we are going to see the role of conservatives. So students, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक में कि 3 तरीके की आइडियोलॉजीज़ होती है, 3 तरीके के लोग थे, जैसे कि लिबरल्स हो गए, कंजर्वेटिव्स हो गए और रैडिकल्स हो गए। उसी हिसाब से जब हम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं तो हम ये कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि लास्ट हमने वीडियो में देखा था लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरल्स क्या थे, क्या इनके रोल थे, किस चीज़ों में वो बिलीव रखते थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म की थ्योरी। कंजर्वेटिज्म मतलब एक थ्योरी, एक अप्रोच, एक आइडियोलॉजी। और कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? इनके सपोर्टर्स होते हैं जो कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल्ड में कि कंजर्वेटिज्म होता क्या है और न्यू कंजर्वेटिज्म क्या आया था आफ्टर 1850। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, as you can see in the slide, following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. So students, ये conservatism क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा सीन बताती हूँ कि conservatism regime या गवर्नमेंट का क्या रोल था। So conservatism simply means it is a political philosophy that stress the importance of tradition, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change. So student, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर में कि कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, जिनकी जो सोच होती है बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप की होती है, रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं, जो बिलीव तो करते हैं, वो चाहते तो है कि चेंज आए, बट उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं, उनके जो कस्टम्स होते हैं, वो उनको प्रिजर्व रखने की बात करते हैं। कंजर्वेटिव्स में कौन लोग आते हैं स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव्स में वो लोग आते हैं जैसे कि मोनार्क हो गए, किंग हो गए, रूलर्स हो गए, वो सब इस कैटेगरी, इस कंजर्वेटिव रिजिम को बिलोंग करते हैं। सो इनका क्या मानना था कि जितने भी ट्रेडिशनल हमारी जो कस्टम्स है, हमारा जो कल्चर है, वैल्यू है, इसको प्रिजर्व रखो। जो मोनार्कियल रूल है उसको सस्टेन करा के रखो अपने देश में, ना कि डेमोक्रेसी के टवर्ड्स जाओ। एंड स्टूडेंट्स, ये लोग चेंज चाहते हैं सोसाइटी में आए, मगर ग्रेजुअली आए। ये लोग लिबरल्स या रैडिकल्स जैसे वायलेंस और रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस में यकीन नहीं रखते। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, क्या उनकी मानसिकता है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, सोच है, किस चीज़ों को वो सपोर्ट करते हैं। तो चलिए देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. So conservative लोगों का तो सिंपल सा फंडा है कि जो भी मोनार्कियल रूल है, ऑटोक्रेसी है, चर्च है, सोशल हायरार्की है हमारी जो बनाई हुई, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सब प्रिजर्व होना चाहिए। चेंजेस लेकर आओ सोसाइटी में, मगर ग्रेजुअली लेकर आओ, जो इन सारे कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखे। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हाउ एवर स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी जो कंजर्वेटिव्स थे उनका ये मानना था कि नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में वो बहुत ही बेहतरीन है, एंड मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव डिड नॉट वांट टू गो बैक टू द प्री रेवोल्यूशनरी डेज, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि नेपोलियन ने जो अपने सिविल कोड में बदलाव लाए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, वो अनडाउटेडली इन कंजर्वेटिव रिजिम्स या यू कैन से गवर्नमेंट को और स्ट्रेंथन अप करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट, अगर किसी भी देश की आर्मी पावरफुल होगी, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग होगी, फाइनेंसेस अच्छे होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही होगी, तो उनकी प्रोग्रेस फिक्स्ड है। चलिए देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized
from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power मतलब जो government है, it can make state power more effective and strong, a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर आया था उसमें क्या लोगों के अंदर क्या था कि जो चेंजेस आए हैं, जो नेपोलियन अपने साथ चेंजेस लेकर आया है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, वो लाजवाब है, क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव जो उनके ऑटोक्रेटिक रिजिम्स है, ये कंजर्वेटिव जो रिजिम है इसको और स्ट्रॉन्ग करता है. सो एज अ रिजल्ट in 1815, representatives of the European powers Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. So student, जैसा कि हमने कुछ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा कि यूरोप में एरिस्टोक्रेट्स की डोमिनेंस चलती थी एंड उन्हीं को टक्कर देने कौन आए थे, न्यू मिडिल क्लास कैटेगरी इमर्ज हुई थी, एजुकेटेड लिबरल्स आए थे एंड उन्होंने ही सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाई थी अपने वोटिंग राइट्स के लिए, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी, सफरेज के लिए आवाज़ उठाई थी. एंड जैसे ही नेपोलियन वाटरलू की वॉर में हारा तो यूरोप का जो स्ट्रक्चर था उसमें काफ़ी बदलाव लाए थे और एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया गया उसके बाद. एंड जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिन्होंने नेपोलियन को वाटरलू की वॉर में डिफीट कराया था, इन सब ने अब यूरोप के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए थे उस पर बात करी, उस पर एक तरीके से डिस्कशन करी कि अब यूरोप का जो स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, और जो भी चेंजेस आए थे ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर उसके चलते उसको ठीक कराने की बात करी. और उसके लिए ये सारे डेलीगेट्स या यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव्स वियना में मिले. स्टूडेंट्स, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है. तो जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने कांग्रेस होस्ट की सबके साथ मिलकर एंड इन सारे यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना बनाई या यू कैन से एक एग्रीमेंट तैयार किया जिसमें लिखा था कि मोनार्की को, ऑटोक्रेटिक रूल को फिर से रिस्टोर कराना है यूरोप में. Now student, let us read the consequences of Treaty of Vienna 1815. So as you can see in the slide, number 1, the Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power. Secondly, France lost the territories it had annexed under Napoleon. As a result, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. For example, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south. Prussia was given important new territories on its western frontier, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony. So स्टूडेंट, जो बर्बन डायनेस्टी थी लुई 16 के टाइम की, जो डिपोज्ड हो गई थी, डिपोज्ड मीन डिसॉल्व होना या रिमूव होना, तो ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से उसे फिर से रिस्टोर करा दिया गया. ऑल्दो फ्रांस के जो न्यू रूलर थे वो लुई 16 के बाद लुइस फिलिप बनाए गए थे, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. सेकेंडली, जो भी टेरिटरीज फ्रांस हारा था ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर उसे एनेक्स्ड करा दिया गया. एनेक्स्ड मीन उसके साथ जोड़ दिया गया, उन टेरिटरीज को छुड़वा दिया गया एंड एज अ रिजल्ट बहुत सारी स्टेट्स फ्रांस की बाउंड्री पे ऐड हो गई, जिससे कि फ्रांस अपनी टेरिटरी और एक्सपैंड ना कर सके फ्यूचर में एंड इन यूरोपियन पावर्स पे अटैक ना कर सके. चलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ. इंडिया एंड चाइना के बीच में जो नेपाल है
वो एज अ शील्ड काम करता है, एज अ बैरियर काम करता है चाइना और इंडिया के बीच में। सो इफ़ इन केस अगर कभी चाइना एंड इंडिया की वॉर होती है तो चाइना नेपाल से आते हुए ही गुजरेगा, जिससे कि इंडिया को प्रिपेयर होने का टाइम मिल जाएगा वॉर के लिए। ऐसे ही अगर हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन स्टेट्स का भी यही पर्पस था कि इफ़ इन केस फ्यूचर में फ्रांस डेमोक्रेसी को या अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपैंड कराता है, तो ऐसे केस में इन सारी स्टेट्स ने भी फ्रांस की बाउंड्री पे अपने आप को अटैच करा लिया, जिससे कि इनको भी प्रिपरेशन में टाइम मिल। And students, apart from this, the main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. Conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays, and songs and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution. The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. सो स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों का एक ही मकसद था, जो कि मोनार्कियल रूल को फिर से इस्टेब्लिश कराना, फिर से रिस्टोर कराना, जो नेपोलियन के टाइम पे ओवरथ्रो कर दी गई थी। एंड नेपोलियन के डिफीट के बाद जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट या रिजिम 1815 में बनी थी, वो प्योरली ऑटोक्रेटिक नेचर में थी और न्यू सोशल कंजर्वेटिव ऑर्डर पे बनाई गई थी, जो डेमोक्रेसी से बिल्कुल परे थी। एंड जो भी इसके सपोर्टर्स थे कंजर्वेटिव ऑर्डर के, वो किसी भी तरीके के क्रिटिसिज्म को सहन नहीं करते थे एंड सेंसरशिप लॉज को इम्पोज करते थे, थोपते थे। एंड वेन एवर दे सी समवन हु इज़ राइटिंग अगेंस्ट देम और देयर गवर्नमेंट, देन ये लोग उनको पनिश करते थे, उन पे रोक लगा दिया करते थे, इन सारी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करा दिया करते थे, जो कुछ भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में रिफ्लेक्ट कराता था सॉन्ग्स में, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में एक्सेट्रा। ऑल दो स्टूडेंट जो लिबरल्स थे सोसाइटी में, उनके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन तब भी काफ़ी इंस्पायरिंग था। एंड दीज लिबरल्स रेवोल्यूशनर्स क्रिटिसाइज न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर एट लार्ज। एंड जो मेन मुद्दा बनाया था उन्होंने, वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस का, जो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो लेक्चर. इफ यू डिड so, then do subscribe to my channel, hit the like button, press the notification bell. I will see you next time. Till then, take good care of yourself. Bye bye.